उस वक्त रात के 11:15 का वक्त था जब वो फार्म हाउस पहुंच गया। नूतन कुंवर उसका पोर्ची में इंतजार कर रही थी। वो काफी हद तक सोबर और मॉडर्न दिखाई दे रही थी। उसने पतलून पर शर्ट पहनी हुई थी। वो उसके साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और उनके अलावा वहां कोई नहीं था। उनके बैठते ही चाय आ गई। तुम्हें कल रतनदीप सिंह ने अमृतसर में बुलाया है ना? नूतन ने मग उसे थमाते हुए कहा। हाँ, तुमसे कुछ देर पहले ही उन्होंने फोन किया था, जसपाल ने बताया। तो बात यह है जसपाल, उन्होंने पूरे पंजाब से कुछ लोग चुने हैं। वो उन्हें कोई टास्क देना चाहते हैं। वो सारे लोग किसी न किसी तरह से सरदार जी से जुड़े हुए हैं। वहां कल यही बात होगी, उसने बताया। तो जसपाल ने पूछा, क्या तुम्हारी साथ इनकी बात हो चुकी है? हो चुकी है। उनसे भी किसी न किसी हवाले से बात हो चुकी है, सिर्फ तुमसे नहीं हुई है। कल सब लोगों को एक करना है ताकि वो अपने तौर पर काम करना शुरू कर दें। उसने कहा, मैं ये तो नहीं कहता कि वो लोग बाएतमाद नहीं होंगे, लेकिन क्या वो सारे लोग एक साथ चल सकेंगे? जसपाल ने पूछा। ये तो कल बात होगी ना, तुम चाहो तो इनकार भी कर सकते हो। अगर बेहतर समझो तो उनके साथ शामिल हो जाना। वो बोली। ओके, ये तो फिर कल ही मालूम होगा। उसने कहा, नहीं, मैं इस बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानती हूँ, वो मैं तुझे बता दूंगी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। और हाँ, वानीता कंवर के बारे में सुना है, वो जमाल के पास है। नूतन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो छलावा है, कहीं भी जा सकती है। जसपाल ने तबसरा किया, क्या ये भी मालूम है कि इन पर हमला हुआ है और वो सारे इस वक्त जेर जमीन है? नूतन ने बताया। ओह, मैं करता हूँ राब्ता। जसपाल ने कहा और अपना फोन निकाला। तो नूतन बोली, कल पता करेंगे, इस वक्त सब हैरियत से हैं। उसने कहा और फिर अपनी बातों में खो गए। इस वक्त सूरज नहीं निकला था जब उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पड़े रहने से क्या है, अमृतसर के लिए निकलते हैं, उस वक्त ट्रैफिक भी कम होगा। वो वैसे ही उठे और अमृतसर निकल पड़े। 2.5 घंटे के बाद वो अमृतसर में थे। दिन की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। जब वो हवेली पहुंचे, उन्हें मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। वही नाश्ता करके तैयार हुए और उस खास कमरे की तरफ चल पड़े जहां उन्होंने बुलवाया था। सरदार रतनदीप सिंह जी सामने ही एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके साथ दूसरे सोफे पर 3 सिंह और 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। उन सब का अंदाज यूं बेतकल्लफ था जैसे एक ही खानदान से हो। रतनदीप बैठा रहा, लेकिन बाकी सारे उठ गए। वो रतनदीप सिंह से मिला, बाकी सबसे हाथ मिलाया, तो नूतन कुंवर के साथ सोफे पर बैठ गया। तो रतनदीप ने सुनकर सबकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम सबको जी आयानु कहता हूँ। फिर जसपाल सिंह की तरफ देखकर कहा, खास तौर पर जसपाल सिंह तुम्हारा। खैर, पहले मैं सबका तारुफ करा दूं। तुमसे तो ये आपस में एक दूसरे को जानते ही हैं। उसने इन 3 जवानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पहला है, इसका नाम है विक्रम सिंह। बला का फाइटर है और माहिर निशानाबाज। असला इसका खिलौना है। इसका ताल्लुक बटाला से है। और ये दूसरा सरजीत सिंह, थोड़ा पागल लेकिन इंतहाई वफादार, नडर, बहादुर, ये होशियारपुर से है। और तीसरा बलदेव सिंह, दलेर, फाइटर और माहिर प्लानर, फतेहगढ़ से है। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर लड़कियों की जानिब देखकर कहा, ये बचन कुंवर है। ये क्या कुछ कर सकती है, मुझे भी यकीन नहीं आता। वसवसा है। और उसके साथ किरण कुंवर हरियाणा से है। इसके बारे में भी ना समझ में आने वाली बातें ही सुनी हैं, और मेरे बारे में तुम जानते ही हो। नूतन कुंवर ने कहा तो एक हल्का सा कहका लगाया, जिससे माहौल काफी हद तक बेतकल्लफाना हो गया। अब तुम्हारे जहन में जो सवाल है कि इन्हें यहाँ क्यों मिलवा रहा हूं मैं तुम सबसे, तो ये सवाल इन सब के जहनों में भी है। मैंने अभी किसी को भी ये बात नहीं बताई कि तुम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का मकसद क्या है। जाहिर है कोई भारी समस्या होगी। सरजीत सिंह ने कहा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस मामले में सबसे बात होती रही है सवाए जसपाल के। अभी एक और ने तुम लोगों में शामिल होना है, और वो है वानीता कुंवर, मेरी बेटी। वो भी यहाँ नहीं है, बहुत जल्द आ जाए। गुरु महाराज इसकी हिफाजत करे। ये कहकर वो खामोश हो गया। फिर चंद लम्हे बाद बोला, पूरा 1 साल हो गया है। मैंने पूरे पंजाब से ये हीरे चुने हैं। दरअसल तुम लोगों को मेरा इकट्ठे करने का मकसद ये है
कि इस वक्त धर्म की जो जंग जारी है, इसमें हिंदू हुकूमत ताकत से नहीं, वो साजिश से सबको मार रही है। मैं सारी जिंदगी ये जंग लड़ता आ रहा हूँ। इस उम्र में आके मैं थक नहीं गया, बल्कि मैं ये समझ गया हूँ कि इसे मारना कैसे है। सिख कौम हिंदुओं के हाथों बहुत इस्तेमाल हो चुकी है और अब भी हो रही है। ताकत से लड़ने वाले बहुत हैं और गुरु महाराज की कृपा से वो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे महाज ऐसे हैं जहां हमें लड़ना है। तुम लोगों को एक ही मकसद देना चाहता हूं और वो है हिंदू साजिश का मुकाबला, वो हमारे खिलाफ हो या हमारे दोस्तों के खिलाफ। वो इंतहाई जज्बाती लहजे में कहकर खामोश हो गया तो बलदेव सिंह बोला, ये तो बहुत बड़ा मैदान है। हिंदू दिन ब दिन आलमी सतह पर अपने दोस्त बढ़ा रहा है और इस दोस्ती में वो अपनी ताकत तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन इस दोस्ती में दूसरों को कुचलना भी शामिल है। तुम लोगों का फोकस सिर्फ पंजाब होगा। रतन सिंह ने इनको टारगेट दिया है। मैं तैयार हूं, वचन कुंवर ने हतवी अंदाज में कहा तो यही बात किरण कुंवर ने भी कर दी। हम भी मुंह नहीं मोड़ रहे, बल्कि हम तो कुछ करने के लिए तड़प रहे हैं। सरजीत ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, शायद ये दुख लेकर मरना होगा कि मैं गुरु का हादसा अपनी आंखों से नहीं देख पाया, लेकिन इतना तो इत्मीनान होगा कि मैं अपने जैसे कई लोग छोड़कर जा चुका हूं। अब करना क्या है, कैसे करना है, ये तुम लोग जानो और तुम लोगों का काम। उसे गहरी संजीदगी से कहा, यह हम लोगों का हाथ था सरदार रतन सिंह जी, आपने हमें मौका दे दिया, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। विक्रम सिंह ने यकीन दिलाया तो रतन सिंह बोला, देखो मैं जानता हूं कि तुम सब लोग अपनी अपनी जगह एक कुव्वत हो, तुम लोगों के पीछे बड़ी कुव्वतें हैं। अब एकजुट होकर अपनी ताकतों को इस्तेमाल करो तो धर्म को कितनी सहायता मिलेगी, इसका तसव्वुर करो, और उसके साथ साथ तुम लोगों को अपनी कितनी ताकत होगी ये भी सोचो। ये कहकर वो खामोश होते हुए एकदम से बोला, और हाँ, अभी ये फैसला मत करना कि तुम साथ हो या नहीं, दिन भर सोचो और फैसला करो। जो भी फैसला होगा मैं पूरे दिल से मानूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तैयार हूं, बलदेव सिंह ने कहा तो रतनदीप सिंह ने जब जसपाल की तरफ देखकर पूछा, तुम क्या कहते हो? ये ख्याल और आपकी मेहनत बहुत अच्छी है और हम सब एकजुट होकर चले तो बड़ी कामयाबियां हमारी कदम चूमेंगी, लेकिन एक बात बारे आपने शायद सोचा हो, वो ये है कि मरकज के बगैर कुछ भी नहीं चलता और ओहदे की ताकत, अपनी बात मनवाने की जिद, ऐसा सब कुछ खत्म करके रख देती है। मैं मानता हूं कि धर्म की बुनियाद पर झूठ नहीं चलता, पूरे हलूस से चलना होता है। क्या ऐसा नहीं है कि धर्म की जंग लड़ने वाला चोर, डाकू और कातिल बन गए हैं? ऐसा क्यों है? जाती फायदा, लोभ और लालच, और सबसे बड़ी एक दूसरे पर एतमाद की कमी। विक्रम सिंह ने कहा तो सरजीत सिंह बोला, जान वारने और जान लेने में बड़ा फर्क है बाबू। आज गुरु महाराज ने हमें मौका दे दिया है तो हम चल पड़े। वक्त खुद फैसला कर देगा कि कौन इस काबिल था और कौन नहीं। तो ठीक है, चल पड़े। जसपाल ने एकदम से कहा तो रतनदीप सिंह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर बड़े ही जज्बाती लहजे में बोला, तो फिर आज हरमिंदर साहब जाकर सच्चे गुरु बादशाह के हजूर हाजिरी देंगे, अरदास करेंगे और वहीं गुरु महाराज हमारी मदद कर देगा कि तुम लोगों के जत्थे का बड़ा कौन होगा, वो चाहे कोई भी हो। गुरु महाराज ने कबूल कर लिया तो हम उसी के आगे गर्दन झुका देंगे। ये कहकर उसने दोनों हाथ जोड़े और हल्के हल्के कहा, वाह गुरु का खालसा, वाह गुरु जी की फतह। वहां बैठे सारे लोग भी यही दोहराने लगे। तभी जसपाल सिंह ने पूरे एतमाद और संजीदगी से कहा, रतन सिंह जी, अगर हम यही फैसला नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या फैसला करेंगे? यही पता चलेगा कि हमारा जुट किस हद तक मजबूत रह सकता है और हम एक दूसरे को कितना मानते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो भी इस जत्थे का सरदार होगा, मैं उसकी ताबेदारी करूंगा। सरदार जी, आप बड़े हैं, इनमें से कौन लीड करेगा? आपके जहन में तो होगा। वचन कुंवर ने पूछा। मैं तो बलदेव सिंह का नाम देता हूं, रतन सिंह ने कहा तो जसपाल उठा और बलदेव सिंह को हाथ पकड़कर बोला, सबसे पहले मैं इनकी ताबेदारी कबूल करता हूं और हरमिंदर साहब जाकर भी इनकी शपथ लूंगा। होगी भाई जी,
बलदेव सिंह ने उसके घुटने को हाथ लगाते हुए कहा तो बारी बारी सबने वैसा ही किया जैसा जसपाल ने किया था। चलो अब हम हरमिंदर साहब चलते हैं, रतनदीप सिंह ने कहा तो सभी उठ गए। उनके चेहरों से ये जाहिर हो रहा था कि वो पंजाब का एक नया इतिहास लिखेंगे, नया पैराग्राफ। दिन का पहला पहर गुजर चुका था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। मैं पूरी कोशिश कर चुका था कि किसी तरह मुझे मालूम हो जाए, लेकिन वो एक इशारा भी नहीं मिला था। मेरे अंदर बेचैनी इंतहा पर थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि यूं मुझ पर हमला हो जाए और मुझे पता न चले। यहाँ पर आलात भी बेबस हो गए हुए थे। मैं इस वक्त छत पर बैठा था। इस टाउन में मेरा पहला दिन था। अगरचे यहाँ बहुत सन्नाटा था, कोई शोर शराबा नहीं था। ये जगह जितनी महफूज हो सकती थी उतनी भी खतरनाक भी थी। वो सभी नीचे थे और अपने तौर पर न जाने क्या कुछ कर रहे थे। रात बानीता कबर भी मेरे पास नहीं आई थी। वो अपने कमरे में रही और मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं अब तक सोचू ही में गुम हूं। मुझे अपने दिल से पूछना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। मैं अपने दिमाग में आई हुई सारी सोचों को बाहर निकाल दिया। मैं अपने आप में खो चुका था। सबसे पहले मुझे पानी की लकीर दिखाई दी जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि दरिया मेरे सामने था। ठाठे मारता हुआ दरिया जो मटियाले रंग का था। मैं उसके ऊपर से गुजर गया, यहाँ तक एक रास्ता दिखाई दिया जो दरिया के साथ साथ जा रहा था। वही एक तरफ बहुत खुला मैदान आ गया। उसके दरमियान में एक शख्स जंजीरों से बंधा हुआ था और वो जंजीरें जमीन के साथ गड़ी हुई लकड़ी के साथ बंधी थी। उनसे खून टपक रहा था। वो फरियाद करना था। मुझे उसका चेहरा देख के यूं लगा जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तब अचानक वो मुझ पर वाज़िया हो गया। मैंने सर उठा दिया। तभी मुझे सीढ़ियों पर आहट सुनाई दी। मैंने देखा वनीता कुंवर हाथ में छोटी सी ट्रे पकड़ी हुई थी और उसमें चाय के मग थे। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। आओ वनीता, आ जाओ, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा तो वो आगे बढ़ आई। फिर ट्रे मेरे करीब रखते हुए बोली, ये तुम कहाँ गुम थे? कहीं नहीं, बस यूं ही अपने आप से बातें कर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जमाल, मैंने जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है इस दौरान मैंने कभी तुम्हें इतना मायूस नहीं देखा। कल से तुम ऐसे क्यों हो गए हो? उसके लहजे में गहरी तशवीश थी। हर काम में रब ताला का कोई राज होता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ देर ठहर जाओ, अभी वो राज भी खुल जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और करीब पड़ा हुआ फोन उठा लिया। बानीता कुंवर ने कोई बात नहीं की। मैंने तारक नजीर के नंबर पुश किए। चंद लम्हों के बाद राब्ता हो गया। कुछ पता चला? मैंने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा है, उसने इंतहाई मायूसी से कहा। फौरन पता करो। तुम्हारे दायराकार में जितने लोग आते हैं उन सबको इस काम पर लगाओ। जैसे ही पता चले मुझे बताना। बहुत वक्त गुजर चुका। अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो बताओ, फिर मैं कुछ करूं। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। ये क्या है जमाल? वनीता कंवर ने पूछा। मैं अभी बताता हूं ना, मैंने कहा और फहीम को कॉल मिलाई। वो नीचे कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। उसे फौरन कॉल पिक की। जी बोलें, उसने कहा तो मैंने बताया। मेरी बात गौर से सुनो। तुम कंप्यूटर पर देखो, दरियाए रावी के साथ साथ शिमाल की जानिब कहीं भी कोई ऐसी जगह है जहां खुला मैदान हो या इस तरह की मुशाबा कोई जगह है तो तलाश करो। मैं अभी देखता हूं, बल्कि तुम आ ही जाओ, हम मिलकर देखते हैं, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं और बानीता कंवर ने सुकून से चाय पी और फिर नीचे चले गए। वो ट्रे अपने साथ उठा लाई। हम फहीम के कमरे में गए तो वहीं महविश भी थी। वो दोनों जैसे हमारी रात तक रहे थे। कुछ मिला? मैंने पूछा। ये देखें, जैसे तुमने कहा था उसके मुताबिक, उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जगह की निशानदेही करते हुए कहा। मैं उसे गौर से देखने लगा। वो जगह ऐसी तो नहीं थी जैसी मुझे नजर आई थी, बल्कि वहां दरख्त और घर थे, मगर वहां जगह की मुनासबत से सब कुछ वैसा ही था जो मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, इस जगह का नाम क्या है? कोट दिलावर, ये लिखा हुआ है, उसे स्क्रीन पर देखते हुए कहा। मैंने देखा और फिर फोन निकालकर
अपने अपने मुतालिक उन लोगों को फोन किया जो मेरे लिए काम करते थे। राब्ता कायम होते ही मैंने पूछा, क्या नाम था उसका? जहां हमने कुछ देर के लिए एक बंदा रखा था, वहीं शेखुपुर रोड पर? सर, उसका नाम चौधरी साहिब है। मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आप तो। उसके बारे में क्या बात थी? मैंने तजस्सुस से पूछा तो वो तेजी से बोला, सर, उसे गायब हुए 2 दिन हो गए हैं। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसने कहा तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अच्छा, तुम सिर्फ इतना पता करो कि उसके कारखाने में 2 दिन से बंदा कौन गायब है और वो रहता कहाँ है। और तीसरी मालूमात ये लेनी है कि उसके कारखाने में काम करने वाले किसी बंदे का ताल्लुक कोट दिलावर या उसके आसपास कहीं से है। मैं 1 घंटे बाद आपको बताता हूँ, उसने कहा तो मैंने इंतजार करने का कहकर फोन बंद कर दिया। उसने 1 घंटे से पहले ही मुझे फोन कर दिया। उसने पुरजोश लहजे में कहा, जी, एक बंदा गायब है और उसका ताल्लुक भी कोट दिलावर से है। उसका नाम अशरफ पाडा है। उसके फोन पर बहुत ट्राई किया गया, मगर 2 दिन से उसने फोन उठाया ही नहीं। उसका नंबर बताओ। मैंने पूछा तो उसने नंबर बता दिया। मैंने उसे मजीद निगाह रखने का कहकर फोन बंद कर दिया। वो नंबर फहीम ही ने लिखा था और वही इस पर कोशिश करने लगा। ये फोन इस वक्त कहाँ हो सकता है? वो आम फोन ही साबित हुआ और मेरी तवक्का के मुताबिक इस वक्त वो कोट दिलावर के पास ही था। मैंने सबको इकट्ठा किया और चलने के लिए कहा। जुनेद, अकबर, अली नवाज और सलेमान मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वनीता कुंवर भी जाना चाहती थी, मगर मैंने उसे खुद रोक दिया। वो इसरार करने लगी। तब जोया भी साथ चलने का कहने लगी। हम 2 टोलियों में बट गए। मैं, वनीता कुंवर, जोया और सलेमान, और दूसरी में वो तीनों थे। दोपहर होने में वक्त था जब हम वहां से कोट दिलावर के लिए निकल पड़े। सलमान ने उस रास्ते को ट्रेस कर लिया था। वही जुनेद के साथ राब्ते में था। हम 2 4 व्हील में थे। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम कोट दिलावर पहुंच गए। मैं देख रहा था कि कोट दिलावर बस्ती नुमा था और वो एक तरफ सिरे पर मौजूद था। उसके साथ एक बड़ा सा मैदान शुरू होता था जो काफी दूर तक फैला हुआ था। इसमें झाड़ियां और दरख्त और ना जाने क्या क्या उगा हुआ था। इस मैदान में पगडंडी नुमा रास्ते जाते थे। एक तरफ कच्चा रास्ता था जहां पर टायरों के निशानात थे। हम वहां जाकर रुक गए। जुनेद ने अशरफपाड़ा के बारे में मालूमात लेने के लिए अपना रुख बस्ती की तरफ मोड़ लिया। वो इसके बारे में पता करने लगे थे। वो इसके घर तक जा पहुंचे थे, मगर वो घर नहीं था। वहीं एक मकामी ने बताया कि वो जरा दूर एक चाय खाने पर बैठा हुआ है। वो फौरन वहां पहुंचे। वो शख्स चंद लोगों के दरमियान बैठा गप्पे हाँक रहा था। जुनेद का फोन ऑन था और हम सब सुन रहे थे। अशरफपाड़ा तुम्हारा ही नाम है? जुनेद ने उसके साथ हाथ मिलाकर पूछा। जी हाँ, मगर तुम कौन हो? उसने कदरे रौब से पूछा। तुम कारखाने से गायब हो, वहां कुछ बता कर नहीं आए, न तुम फोन कॉल सुन रहे हो, क्या बात है? जुनेद ने पूछा। मैंने वहां काम छोड़ दिया है। मैंने बता दिया था मैनेजर को, बल्कि उसके साथ हिसाब भी कराया था। उसने बताया तो जुनेद ने पूछा, मतलब मैनेजर को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम काम छोड़ गए हो? जी हाँ, पर तुम लोग कौन हो, अपना तारफ तो कराओ। उसने फिर उसी बारोब लहजे में पूछा। देखो, हम पुलिस से हैं। वहां डकैती हो गई है और मैनेजर ने तुम पर शक का इजहार किया है। उसने ही तुम्हारा पता बताया है। जुनेद ने पूरे एतमाद से कहा तो वो तेजी से बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वो तो। उसने इतना ही कहा था कि वो एकदम से खामोश हो गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। क्यों नहीं हो सकता? जुनेद ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी तो उसने उकताए हुए लहजे में कहा, मुझे कुछ पता नहीं और मैं पाबंद नहीं हूं तुम लोगों का। जब मैंने ऐसा किया ही नहीं तो हाँ लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए। जुनेद ने अपना पिस्टल निकाल लिया और अकबर ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। फिर एक झटके में ही उसे 4 व्हील में ला फेंका। चंद लम्हे बाद जब वो वहां से निकले तो उस वक्त तक अली नवाज ने उसके मुंह में पिस्टल की नाल डालते हुए पूछा, बोल ओए, तेरा मालिक किधर है? कहाँ रखा हुआ है उसे? ये सुनते ही उसकी आंखें फट गईं। देख, अब ये बेगैरत कैसे देख रहा है? अकबर ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि वो इस तरफ कहीं छुपा हुआ है। वो पूरी तरह साफ न बोला तो अली नवाज ने इसे घूरते हुए कहा, देख, अगर सच नहीं बताएगा तो तुझे मरना होगा। तावन करोगे तो शायद हम तुझे छोड़ दें। मैं सच कहता हूँ,
وہ ادھر ہے اور وہاں جو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اس نے آڑے انداز میں بتایا۔ وہاں کیا آدم ہو رہے؟ اکبر نے کہا۔ اس سے بھی بڑی بلائیں ہیں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا تو اکبر اس کی پٹائی کرنے لگا۔ وہ اس کی اس وقت تک پٹائی کرتے چلے گئے جب تک وہ ہم تک نہیں پہنچ گئے۔ وہاں لا کر اس نے کھینچ کر 4 وہیل سے نکالا اور گھسیٹتا ہوا 4 وہیل کے آگے لے آیا۔ اشرف پاڑا نے خوفزدہ انداز میں ہماری جانب دیکھا۔ تبھی اکبر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے جنید سے دھاڑتے ہوئے کہا، گزار دے اس کے اوپر سے، اس کے 3 ٹکڑے ہونے چاہیے کم از کم۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں، میں نہ کرتا تو وہ میرے بچے مار دیتے۔ وہ واویلا کرتے ہوئے بولا، تو پھر سچ کیا ہے؟ فوراً اگل دے۔ اکبر نے اس کے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اس رات میں گھر آنے کے لیے کارخانے سے نکلا تھا کہ ہمارے ہی کوٹ کے کچھ لوگ کار میں جا رہے تھے۔ یوں ہی باتوں میں انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ بندوں کی تلاش میں پھر کر پاگل ہو گئے ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں ملے۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرح کے بندے تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا شک تھا کہ ہمارے کارخانے کا مالک رات ادھر ہے اور وہ اس وقت ادھر ہوتا تھا جب کوئی خفیہ کاروائی کرنا ہوتی تھی۔ میں نے اپنی شک کا اظہار کر دیا اور گھر چلا گیا۔ اگلے دن انہوں نے مجھے گھر سے ہی لے لیا اور پوری طرح پتہ کرنے کو کہا۔ میں لالچ میں آ گیا۔ میں نے وہاں جا کر جب چھان بین کی تو پتہ چلا کہ رات یہاں پر ایک بندہ لایا گیا تھا اور اسے تہخانے میں رکھا گیا تھا۔ اس کا تھوڑا بہت حلیہ بھی پتہ چل گیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا تو اکبر یکلخت اس کی پھر دھنائی کرنے لگا، بول بے غیرت بول، بتا رہا ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر کہتا چلا گیا، جب تک یہ وہاں پہنچے اسے لے جایا جا چکا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مینیجر کو قابو کیا اور مالک کو بلوا لیا اور پھر وہ مالک کو لے گئے۔ کئی دن سے وہ ان کے پاس ہے، ممکن ہے انہوں نے اسے مار دیا ہو۔ اشرف پاڑا نے خوفزدہ لہجے میں بولا، تجھے یقین ہے کہ تو نے سچ کہہ دیا ہے؟ اکبر نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر بولا، ہاں، ذرا سا بھی جھوٹ نہیں ہے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چل پھر۔ یہ کہہ کر اس نے اشرف کو اٹھایا اور 4 وہیل کے آگے باندھ دیا۔ علی نواز نے اس کی مدد کی۔ اس دوران مہوش کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جو پاڑے نے نمبر دیا تھا اس سے جو نمبر ملے ہیں اس میں زیادہ تر اسی علاقے میں موجود ہیں اور چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم سبھی آگے بڑھنے کا کوئی لاہے عمل ترتیب دینے والے تھے کہ ایک گولی آئی اور سامنے ونڈ سکرین میں جا لگی۔ چھناکے کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ ہمیں ایک دم چھپنا پڑا۔ ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ گولی کس طرف سے آئی۔ چند منٹ انتظار کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے سر اٹھایا، سامنے موجود جھاڑیوں میں سے ایک بندے نے سر اٹھایا اور پسٹل سے فائر کر دیا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ فائر کرنے کے بعد سر نیچے کر لیتا۔ سر اس نے خود نیچے نہیں کیا بلکہ فائر لگنے کے بعد ہی وہ نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگ جوش میں اٹھے اور ان سے فائرنگ کا تبادلہ ہونا شروع ہو گیا۔ جمال، جیپ میں بیٹھو، آگے بڑھتے ہیں، بانیتا نے کہا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں سمجھ گیا وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہم فوراً ہی جیپ میں آ بیٹھے۔ ایک جیپ جنید اور دوسری سلمان چلانے لگا۔ وانیتا کور نے سن روف کھولا اور اس میں گن رکھ لی۔ اس نے اپنا پہلو میرے ساتھ لگا لیا۔ اسی طرح اکبر اور علی نواز نے کیا۔ ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی سفاری ٹور پر ہیں اور جانور مارنے نکلے ہیں۔ وہی ایک گروپ سامنے آیا تھا اور پھر اس کے بعد کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ہمیں گھیرے میں لینے کے لیے پر تول رہے ہوں گے۔ ہم خود ان کے جال میں جا رہے تھے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ راستے میں جنید کو میں نے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ پوری طرح سمجھ گیا۔ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں جھونپڑیاں دکھائی دینے لگی۔ سورج چمک رہا تھا، اس میں سے ہر شے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے قریب درخت نہیں تھے۔ ہم کچھ فاصلے پر جا کر رک گئے۔ جیپ رکتے ہی سبھی انتہائی سرعت کے ساتھ جھاڑیوں میں پھیل گئے۔ ہر ایک کے پاس بساط بھر اسلحہ تھا۔ میں اور بانیتا ایک طرف ہو گئے۔ ہم اس وقت پھیل رہے تھے کہ ایک لانچر آیا۔ اس نے پہلے کھڑی جیپ کو اڑایا، دوسری اس سے کچھ فاصلے پر تھی، آگ اس تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ اشرف پاڑا اسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ ہم انتہائی سرعت کے ساتھ وہاں سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میری نگاہ چلتی ہوئی جیپ پر پڑی تو اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔
उसे देखते ही एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने जैकेट की जेब से 2 हैंड ग्रेनेड निकाले, एक बानीता कवर को दिया और दूसरे की पिन खींचकर उन झोपड़ियों की तरफ फेंक दिए। उनके गिरते ही 2 धमाके हुए और उन झोपड़ियों को आग लग गई। उसके साथ ही कई लोग बाहर निकले, वो हमारे निशाने पर थे। सामने से जबरदस्त फायरिंग होने लगी। दुश्मन सामने हो और वो मेरे निशाने पर हो और उसे निशाना न लगे। मैंने पिस्टल को दोनों हाथों में लिया और मुमकिन हद तक इन्हें निशाना बनाता चला गया। एक झोपड़ी से आग दूसरी में लग गई थी। मैं कुछ देर के लिए फायरिंग रोक दी। लोग वहां से निकल भागने लगे। मेरी कोशिश थी इनमें से जो लोग मरे वो तो मरे, लेकिन कुछ जख्मी हो जाए। दोपहर ढलकर शाम में बदल रही थी। हम सब ने झोपड़ियों को घेरा डाला हुआ था। कुछ देर बाद एकदम से फायरिंग करते और फिर आगे बढ़ जाते। सामने से फायरिंग हो रही थी, लेकिन इनकी आंखें धुएं से बंद हो रही थी। इनके पास सिवाय भागने के कोई चारा नहीं था। हम आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि जलती हुई झोपड़ियों के पास पहुंच गए। अचानक एक झोपड़ी में से चीखने की आवाजें आने लगी। हमारे सामने कई बंदे गिरे हुए थे। मैंने और बानीता कंवर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में तय करके एकदम उसी झोपड़ी की जानिब भागे जिसमें आग लगी हुई थी। सामने ही वो कारखाने का मालिक बंधा हुआ चीख रहा था। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि उसे खोलें। मैंने पिस्टल सीधा किया और जंजीर पर फायर कर दिया। वो यकलख टूट गई। वो दीवाना वार हमारी जानिब भागा। मैं उसे लेकर बाहर आ गया। भागते हुए मैंने उसे पूछा, अंदर कोई और है तुम्हारा साथी? नहीं, कोई नहीं है, मैं ही था। उसने चीखते हुए हाथ बाहता अंदाज में कहा। तो मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, कोई ना छोड़ो। मेरे कहने की देर थी कि वहां पर क़यामत बर्पा होगी। सामने जो भी सर उठाता वो मार दिया जाता। हमारी पुश्त पर दरिया था। वो लोग सामने से भागने लगे। धुएं और आग में पता नहीं चल रहा था कि वो कितने थे। हम कुछ आगे गए तो सामने कई गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ देर तक हम वहां किसी जिंदा बंदे की तलाश करते रहे, मगर हमें कोई नहीं मिला। मेरे इर्द गिर्द चंद लाशें और काफी सारे जख्मी पड़े थे। उनमें से कुछ बेहोश थे। इनमें जिंदा लोगों को बांध लिया गया था। जिस वक्त सूरज ढल रहा था उस वक्त मैंने तारिक नजीर को फोन किया। कुछ पता चला? नहीं सर जी, लेकिन मैंने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि सुबह तक मुझे कुछ न कुछ तुम सर टकराते रहना। और मैंने इन बंदों को पकड़ लिया है। अगर क्रेडिट लेना है तो आधे घंटे में यहां पहुंच जाओ। मैंने धीमे लहजे में कहा तो वो एकदम ही चीख पड़ा, कहां सर? मैंने उसे रास्ता समझाया तो उसने वहां पहुंचने का कहकर फोन बंद कर दिया। तभी मैंने सामने खड़े जुनैद से कहा, इनसे पता करो इनका बड़ा कौन है। मैंने पता किया है, वो भाग गया है। उसे जवाब दिया, चलो इन सबको गाड़ियों में डालो और ले चलो। अब वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकेंगे, मैंने कहा और साथ ही इन गाड़ियों की जानिब इशारा किया। मुझे पूरी तरह पता था कि ये गाड़ियां चोरी की होंगी। वो इन बंदूक को लादने लगे और मैं मालिक के जख्म देखने लगा। उसे हौसला देने लगा। वो बहुत डरा और सहमा हुआ था। जोया और बानीता कंवर और इर्द गिर्द पर निगाह रखे पुश से पुश जोड़े खड़ी थी। जो एक 4 व्हील बच गई थी और उसके आगे अशरफ पाड़ा को बांधा हुआ था, उसे खोलकर बांधा और जख्मियों के साथ फेंक दिया। बानीता, जोया, सलेमान और अली नवाज उसमें बैठकर निकल पड़े। अकबर ने जख्मियों वाली गाड़ी निकाली जो सारे ही बंधे हुए थे। मैं इसके साथ बैठ गया, जबकि जुनैद ने एक दूसरी गाड़ी उठाई और उसे मालिक को डाला। हम वहां से निकल पड़े थे। उस वक्त सूरज की लो भी खत्म हो चुकी थी जब हम कोट दिलावर से निकलकर दरिया किनारे चलते चले गए। जैसे ही हम सड़क किनारे आए, सामने से पुलिस फोर्स का काफिला हमें आता हुआ दिखाई दिया। वो जैसे ही करीब आया मैं रुक गया। तारिक नजीर पर दीवाना वार मेरी जानिब बढ़ा। ये सारे जख्मी हैं, इन्हें बचाओ, इनसे बहुत कुछ मालूम होगा। बाकी वहां अब सिवाय लाशों के और कुछ नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा। मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूं। मैंने मालिक की तरफ इशारा किया। ओके, मैं मिलता हूं, उसने कहा और काफिले की तरफ चल पड़ा जो उससे काफी आगे निकल गया था। मैंने जुनैद को देखा, उसने गाड़ी भगा दी और हम शहर की जानिब रवाना हो गए। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।